यूपी की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। योगी सरकार कमर कस चुकी है, स्पेशल 30 भी सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हैं जो अब भी बरकरार हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, क्या लगता है, स्पेशल 30 तो आ गई, लेकिन दोनों डेप्यूटी सीएम बाहर हैं, ऐसा क्यों और क्या मोड़ इस वक्त आप यूपी की सियासत का देख रहे हैं? देखिए, दोनों डिप्टी सीएम बाहर, उसके कई थ्योरीज हो सकती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि दोनों डिप्टी सीएम को राज्य का प्रभार दिया नहीं हो सकता, कैबिनेट मंत्रियों को प्रभार दिया जाता है, तो इसलिए हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं, दोनों के संबंध भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, कुछ तनातनी चल रही थी, दोनों इसलिए ही बाहर हो सकते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं, अभी उसके मंथन में नहीं जाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो 10 स्थानों पर जो उपचुनाव है, उसके पहले जो पार्टी में सिर्फ उठा सामने आई है, कार्यकर्ताओं की अनदेखी की बात सामने आई है। जिस तरह से पार्टी नेताओं ने फोरम पे अपनी बात रखी है, पर्दे के पीछे लोग अपने आप आवाज़ उठाने लगे हैं, तो ये जो जुबान खुल गई है लोगों की ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद मुझे लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह और गुटबाजी ऐसे खुलकर सामने आ रही है। तो इसे हम मतभेद माने या मनभेद माने, क्योंकि पार्टी पहले कहती रही है कि ठीक है मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं कि क्या सब कुछ ऑल इज वेल है या ऑल इज नॉट वेल है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो मनमुटाव है, मतभेद या मनभेद? देखिए, जो मुश्किलें आई थी इस पर, सबसे बड़ी मुश्किल है लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली है, क्योंकि पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी को सीटें गिफ्ट कर दी हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन गिफ्ट कैसे हुई, इसके मंथन में तो जाना ही पड़ता पार्टी को। कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी बड़ी छोटी होती है, आप भी जानते हो बीजेपी में ऐसा नहीं है कि 3,000 4,000 लोग, तो इसको एक्सटेंडेड कोर कमेटी बनाकर आलाकमान ने किया। दूसरा, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, खुद पार्टी उसको संभालने गए, लोगों की बात सुनने गए। इसका मतलब है आला कमान अब सचेत है और चिंतित है कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। रिपोर्ट्स तो सबके पास जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम एसपी नहीं सुन रहे हैं या योगी जी नहीं सुन रहे हैं। जो नीचे के स्तर पर, जिले के स्तर पर, तहसीलदार के स्तर पर, नीचे के स्तर पर अधिकारी जो होते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर लेवल पे, अगर वो भी कार्यकर्ताओं की, जिलाध्यक्षों की, यहाँ तक कि सांसद कह रहे हैं कि वो उनकी बात नहीं सुनते, जो प्रदेश के मंत्री हैं वो कह रहे हैं उनकी बात नहीं सुनते, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है सबीना। और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की अनदेखी के कारण वो कार्यकर्ता चुनाव को लेकर उदासीन हो गया। उन्हें लगा कि अब ठीक है, जैसे जीतना है जीतें, मैं अब हिस्सा नहीं लेने वाला। इनको जगाना है, इसीलिए मुझे लगता है गुस्से को एक आउटलेट दिया जा रहा है। और वो आउटलेट मुझे लगता है आलाकमान ने खुद इनिशिएटिव लिया है। अगर भूपेंद्र चौधरी से आज प्रधानमंत्री खुद मिले हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा ने बुलाकर केशव मौर्य से मिला है, सबसे ज़्यादा नाराज़ वही थे। योगी जी, आज योगी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने खुद कहा कार्यकर्ता उदासीन हो गए थे। तो मुझे लगता है कि सब मान रहे हैं, तो अब कोर्स करेक्शन शुरू हो गया है। मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कि खुद सतह से उठकर ऊपर आए हैं और जानते हैं कहाँ पे कौन सा नट बोल्ट टाइट करना है। क्या विपक्ष को, आपको लगता है अमिताभ जी, अब ये लग रहा है कि जो चुनाव पहले सबके लिए एक चुनौती था, अब बीजेपी के खेमे के इसके बाद में जो भी सिर्फ फुटबॉल आया है, उसके बाद में उनके लिए भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा आ गया है कि बैठक होती है, उससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर वो पोस्ट आ जाता है जो सबसे ज़्यादा लाइमलाइट, सबसे ज़्यादा चर्चा में आ जाता है। देर रात तक महामंथन होता है, अलग अलग बातचीत जेपी नड्डा यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। ये तमाम मुद्दे बैठे बिठाए क्या विपक्ष के हाथ में आ गए हैं? देखिए, मुझे लगता है केशव जी काफ़ी दिनों से नाराज़ चल रहे हैं और सिस्टम से काफ़ी नाराज़ थे पहले भी। तो मुझे लगता है अब जब प्लेटफॉर्म मिला है तो अपना गुस्सा निकाल लिया उन्होंने। लेकिन गुस्सा निकाला कहाँ, जहाँ सारे लोग थे। सड़क पर आकर नहीं निकाला है। ट्वीट पर तो सारे नेता बयान देते नहीं हैं। तो केशव जी के से मुलाकात भी कर ली जेपी नड्डा जी ने, भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात कर ली है, योगी जी का विपक्ष वहाँ जेपी नड्डा ने सुन लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो नीचे से आवाज़ उठी है, वो आवाज़ ऊपर तक पहुँच चुकी है। तो वो ये छोटी सी चिंगारी जो है, जो लोकसभा चुनाव को जला दिया जिसने बीजेपी का, उस चिंगारी को अब बुझाना है। 10 उपचुनाव में जीत का टारगेट दे दिया गया है। अब मुझे लगता है कि जो डीएम नहीं सुन रहे हैं, एसपी उदासीन है, ये सब चीज़ों से मुझे लगता है इस उपचुनाव में मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि कोर्स करेक्शन अब ऊपर से ही हो रहा है। चलिए, अग्नि परीक्षा कितनी बड़ी है और किस तरह के नतीजे आ सकते हैं, ये ज़रूर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन क्योंकि ये निजी सवाल है आपसे, एक राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, शायद ही कोई दिग्गज राजनेता होगा जिसका साक्षात्कार आपने नहीं किया होगा। केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ, जब आप बातचीत भी करते रहे हैं इनसे, क्या आपको लगता है कहीं अंदेशा था कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे यूपी सरकार को लेकर आए हैं, बीजेपी को लेकर आए हैं, उसके बाद ये चिंगारी यहाँ पर ज़रूर भड़कती हुई नजर आएगी? कुछ ऐसी राजनीतिक दूरदर्शिता आपकी कह रही थी? देखिए, एक चीज़ तो सबसे बड़ी बात है ना कि आप 240 सीटें आई हैं, आप 272 से मैजिक फिगर से पीछे रह गए।
और ये यूपी में जो 62 और 65 सीटें सोच रहे थे, अगर 30 सीटें और ज़्यादा होती तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता कि आपको किसी और पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा झटका था। ये संदेश यही गया कि या तो ग्राउंड से ठीक रिपोर्ट ऊपर तक नहीं गई है, या बीजेपी ने ज़मीन से अपने कान हटा लिए हैं। मतलब जो होता है ना, आप ट्रेन की आने पटरी पर अगर कान रखे तो ट्रेन 10 किलोमीटर पहले ही पता चल जाएगी। तो ये आहट पता नहीं कर पाए। और राजस्थान में पता था लोगों को, हम लोगों ने जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू भी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कुछ नुकसान हो। बड़े बड़े नेता कहते थे राजस्थान में नुकसान हो सकता है, थोड़े नुकसानों में कहीं और हो सकते हैं, गुजरात में एक आध सीट जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश साथ खड़ा रहा। जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भी, विश्वास अति विश्वास के बीच की एक बारीक लकीर कार्यकर्ताओं की अनदेखी एक बहुत बड़ी समस्या थी। विधायकों की अनदेखी, इनको समस्या कुछ नहीं होती, उनको अपने लोगों के हक के लिए लड़ना पड़ता है। अगर वो हक अगर आप सत्ता में रहने पर नहीं जुटा पा रहे हो, मांग पा रहे हो, तो आप ये बताओ आप किससे मांगने जाओगे फिर? यही चीज़ थी जो कार्यकर्ताओं को उदासीन कर गई थी, और मुझे लगता है ये झटका बड़ा था। और अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अब कोर्स करेक्शन, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वर्ड कोर्स करेक्शन, क्योंकि अब अटल जी के समय से हम लोग ये शब्द यूज़ करते हैं, क्योंकि 2004 में जो पार्टी हारी थी ना, तो ऐसे ही लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की थी, कुछ बुजुर्ग नेताओं ने आवाज़ उठानी शुरू की। तो लेकिन इस बार मैं पहले भी कहता हूँ, उसमें और इसमें अब अंतर है। लोग संगठन पर खूब ध्यान दे रहे हैं, और सारे राज्यों में राज्य कार्यकारिणियाँ शुरू हो गई। उत्तराखंड में हो चुकी हैं, झारखंड में शेड्यूल है, बिहार में शेड्यूल है, हिंदी बेल्ट में राजस्थान में भी होंगी, तो लेकिन सब जगह एक्सटेंडेड कार्यकारिणी हो गई। तो मुझे लगता है कि एक जो एंगर होता है ना, उसको एक वेंट दे दो, एक चिमनी लगा दो, तो मुझे लगता है वो धुआं निकाल देता है। तो मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही है। अच्छा, ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जो मुलाकात हुई है, उसे आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, पूरी बात सुनिए, 1 घंटे मुलाकात नहीं होती है। और प्रधानमंत्री अगर सुन रहे हैं उनकी बात, तो प्रधानमंत्री जरूर जड़ की बात सुन रहे होंगे। भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में वहाँ चुनाव हुए हैं, करारी हार भी हुई है। तो दो चीज़ें साफ हैं। लोग बोल रहे हैं कि सीएम बदलेगा, फला बदलेगा, मंत्री बदलेगा, लेकिन इसमें 2 चीज़ें मैं साफ करता हूँ। जो बीजेपी की पद्धति और संघ की पद्धति को समझते हैं, बीजेपी ऐसे और संघ ऐसे नी जर्क रिएक्शन नहीं लेता। उस सारे पक्ष को देखेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। लेकिन अभी तुरंत जो होता है ना कि आप टांगे तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, ये अलग कर दो, वो नहीं होने वाला, पहला। दूसरा, संगठनात्मक चुनाव। केंद्र में भी अध्यक्ष बदलना है, राज्य में भी अब संगठनात्मक चुनाव होंगे। तो अगले 6 महीने में सारे संगठनों में देश भर में फेरबदल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अब इंतज़ार करना चाहिए। ये उनकी चुनावी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, उसमें फेरबदल होगा ही होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा झांकने की ज़रूरत नहीं है। चुनाव ठीक है, चुनाव हारे हैं, लेकिन इसके बहाने लोगों को असेस करने का मौका मिला है। वो असेस करेंगे, नेता नए सामने आएंगे, जरूर आएंगे। बस आखिरी सवाल यहाँ पर अमिताभ जी, स्पेशल 30 को आप परीक्षा के तौर पर या फिर अग्नि परीक्षा के तौर पर देखते हैं? चुनौती विपक्ष से है या खुद से है? देखिए, चुनौती विपक्ष से नहीं है। विपक्ष तो ऐसा, अब देखिए प्रॉब्लम नैरेटिव की होती है। अब लोग कह रहे हैं कि संविधान हटाने की बात चली गई बहुत ज़्यादा अंदर तक, कि संविधान खत्म कर रहे हैं, इसके चलते वोट नहीं मिला। कुछ का कहना है कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ये दलितों में चला गया और पिछड़ों में चला गया। फॉरवर्ड घर में बैठा रह गया कि हमारे लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये नैरेटिव होता है, क्योंकि आप बुंदेलखंड से आगे मध्य प्रदेश बढ़ो, वहाँ तो स्वीप किया है पार्टी ने। तो बॉर्डर एक ही है, लोग एक ही तरह के रह रहे हैं, बस सीमा थोड़ी ही होती है कि राज्य बस एक छोटी सीमा है। तो इधर असर हो रहा है, उधर नहीं हो रहा है, तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि यूपी में ही ऐसा क्यों हो गया। तो ये बात मंथन करने के लिए है कि यूपी, बुंदेलखंड तो उधर, आप मध्य प्रदेश चले आओ, 26 की सारी सीटें 28 की 28 जीती हैं वो। तो अब उस चिंता को छोड़कर अब यूपी सेंट्रिक होकर फोकस करके मुझे लगता है बीजेपी को, आला कमान को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। जो भी गैप है, लोगों को बिठा के बात करना चाहिए। मुझे लगता है ये असमंजस की स्थिति छोड़ने से ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कार्यकर्ताओं को हमेशा सर्वोपरि रखा है, सम्मान उनका किया है और जीत का मंत्र भी वक्त वक्त पर फूका है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमिताभ जी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो विधानसभा 10 सीटें जिनका जिक्र किया जा रहा है, उपचुनाव जहां पर होने हैं, उसके लिए स्पेशल 30 सामने आ चुकी है। चुनौती कही जा रही है, बड़ी चुनौती कही जा रही है, चाहे अंदर खेमे में हो। लेकिन फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, अभी उस पर नजरें टिकी हुई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है।